मुझे थोड़ी देर के लिए जावियार से मिलने दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मानूर, तुझे ना कि शाबिर तेरा गर्विदा हो जाए। अम्मा मैं सोच कोई ऐसा गेम प्लान बनाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मैं ही दे दूंगी फकीर को। हाँ तुम्हें बताया बच्चे का सदका दे। हेलो, ठीक हूँ बेटा। और कैसे हैं आप? मैं ठीक। पता नहीं तस्नीम का बुखार नहीं कम हो रहा, अब बस रिपोर्ट्स का इंतजार है। डैड, डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट भी किए हैं। क्या हुआ है उनको? क्या हुआ है? किस बात की मुबारकबाद दे रही हो? कुछ अच्छा बाबा, ले लेना ट्रीट, लेकिन बताओ तो हुआ क्या? बताओ तो। पहले ट्रीट लूंगी फिर बताऊंगी। ईमान, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मेरा नाम तुम्हारे ईमान, हाँ मैं तुम्हें देने आ रहा था। क्या तुम वापस नहीं आ सकती? मैं मानता हूँ मैंने दूसरी शादी की, कोई गुनाह तो नहीं किया ना। ना मेरा दिल नहीं कर रहा बिल्कुल। तो भी लेनी है, खाली पेट तो नहीं ली जाएंगी। और जबरदस्ती पी लो, अभी बाद में मेडिसिन ले लो। नहीं, मुझे नहीं पी। कहाँ है माँ बेटी? नजर नहीं आ रहे। अच्छा, वो बाबा वो दोनों तो पप्पू के घर गए हैं। कौन वालेकुम सलाम। गया ना? क्या भाईजान ठीक तो है ना? जी जी, वो आसिफ अंकल की टांग पे गोली लगी। और फिर ऐसे लोगों से मिलने से दिल ही नहीं मिलता, का क्या फायदा? जिन लोग हम रिश्तों में वो बात रही नहीं है। लेकिन मम्मा को हुआ क्या है? अचानक कितनी बीमार आएंगी तो कोई सूरत हाल सामने आएगी। पता नहीं, टेस्ट की रिपोर्ट्स। डैडा फिक्र ही मत करें, मैं जैन को संभाल लूंगी। अरे जा रहे हैं आप? खाना खा के जाते ना, सब तैयार मैं बस जैन को छोड़ने आया था, आसिफ साहब से भी मिल लिया। है। नहीं भाभी, थैंक यू सो मच। मैं आप परेशान ना हो, अल्लाह सब खैर करे। हाँ, और तुम तो चुप हो जाओ। हाँ हाँ बाबा, आ रही हो। हम चुप हो जाओ। जैन प्लीज चुप हो जाओ। या अल्लाह, कैसे संभालूंगी मैं दोनों बच्चों को? कौन? मैं हूँ फबिया। आ जाए भाभी। उनकी रोने की बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। ठीक तो है? दूर है। वो मामा की तबीयत ठीक नहीं थी तो डैड। हाँ अरम नहीं, जहन बहुत ज्यादा क्या हुआ है? क्या हुआ है? तो है। हाँ अरम नहीं, जहन। उनकी रोने की बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। ठीक नहीं थी तो डैड इसको यहाँ ड्रॉप कर गए। तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं? अच्छा, अगर बहुत ज्यादा रो रहा है, वो मामा की तबीयत ठीक। तुम तो चुप हो जाओ। अरे हाँ प्लीज, अब जैन को सुला दें। तुम तो सो जाओ बेटा। बिल्कुल चुप हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिल्कुल चुप हो जाओ। चला हाँ। शिकवा? तुम मुझसे ज्यादा ईमान आप ही के साथ वक्त गुजार कैसा शिकवा? रहा है। मुझे तुमसे एक शिकवा है। बहुत अच्छी दोस्त है और हम दोनों एक साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर है। ऑफिस में काम करते हैं तो शायद इसलिए तुम्हें लगता होगा कि करते हो। हाँ तो वो मेरी बहुत जानिंग नहीं तो छोड़ लग ये क्या बोल रही हो तुम? वो रहा है। मुस्कान, ये मुझे ये अंडरस्टैंड। होश में दो। हाँ तो सही तो कह रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खुशी रिव्यू। नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। नाजरीन, आइए बात करते हैं ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं के आज के एपिसोड की। नाजरीन, इसमें आप देखेंगी कि महानूर की माँ उसे बैठी बातें कर रही होती है महानूर के साथ और कहती है कि मेरी तो सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। मैं समझी थी कि आसिफ साहब मर जाएगा और बहुत कुछ मिल जाएगा। तो महानूर अपनी माँ को कहती है कि अम्मी, आप इतनी जालिम क्यों हैं? क्या आपको किसी का एहसास नहीं होता? क्या आपके अंदर दिल ही नहीं है? महानूर जब माँ को ये कहती है तो महानूर की माँ उसे जवाब में कहती है, मैं दुनिया के हिसाब से चलती हूँ और दुनिया भी पैसे से चलती है। महानूर अपनी माँ को कहती है, तुमने भी मर जाना है, इतना पैसा कब्र में लेकर साथ जाओगी? तो महानूर की माँ हंसते हुए कहती है कि पैसे के बगैर तो मौत भी ठीक नहीं, यही हकीकत है। और ये सुन लो महानूर कि ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। महानूर कहती है कि अम्मा, मुझे अच्छी तरह पता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सब तुम किस लिए कर रही हो। तुम अपने अलावा किसी का सोच ही नहीं सकती। तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तो महानूर की माँ इसमें कहती है कि इसमें क्या बुरा है, हर बंदा अपने बारे में सोचने का हक़ रखता है, मैं भी अपना सोचती हूँ। ये सब कुछ अपने मुस्तकबिल के लिए सोचती हूँ और करती हूँ। तो महानूर अपनी माँ से फिर ये कहते हुए नज़र आती है कि अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए किसी और का मुस्तकबिल ख़राब कर देना ठीक है। तो महानूर की माँ उसे कहती है, मेरे लिहाज से ये ठीक है। तो महानूर अपनी माँ से कहती है कि अब मैं तुमसे क्या बात करूँ, तुमसे बात करना फजूल है। तो उसकी माँ कहती है, तुम ना बोलो, मैं बोलती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। जाओ वज़ू बनाओ, मुंह हाथ धो लो, सर पे दुपट्टा ले लो और शावीर को और बाकी घर वालों को ऐसा महसूस कराओ कि तुमने अभी आसिफ साहब की सेहत के लिए नवाफिल अदा किए हैं। तो महानूर कहती है, अम्मा क्या कर रही हैं? अब आप इंसानों के साथ, लोगों के साथ धोखा करते करते खुदा के साथ भी धोखा करने लगी। महानूर की माँ इसको कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और अपने दिमाग को चलाओ, मेरी बात मानो, मैं क्या कह रही हूँ। तो जो कुछ लालच में आके इसकी माँ कहती है कि शावीर से तुम ऐसा करो कि इन दिनों बहुत बड़ा कोई सेट मंगवा लो। तो महानूर अपनी माँ से कहती है कि सब्र से काम लो, 2-3 दिन इंतज़ार करो, अभी शावीर बहुत परेशान है, जब वो थोड़ा बेहतर महसूस करेगा तो मैं उसे कुछ न कुछ ले लूँगी। और ऐसा कहते हुए दोनों माँ बेटी आपस में बहस कर रही होती हैं। तो नाजरीन, दूसरी तरफ फिर आप देखेंगे, आप दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि आसिफ साहब अपनी वो पैसे हुए ये कहते हैं कि अपनी मेहनत उनके हवाले नहीं की। तो अंबर कहती है कि आपको इस बारे में मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए थी, वो लोग कुछ भी कर सकते थे, उनके पास असला था। अगर वो आपने अपनी जान की परवाह क्यों नहीं की और अपनी जान ख़तरे में डाल दी? अगर खुदा न खास्ता गोली आपको लग जाती या कुछ हो जाता तो आसिफ साहब कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये पैसे मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं क्योंकि इनमें तुम्हारी मेहनत शामिल है और मैं ऐसे किसी के हवाले नहीं कर सकता था। तो अंबर देखती है और कहती है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। तो आसिफ साहब कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो। और अंबर कहती है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता, मैं तो ये सोच ही के डर जाती हूँ। तो आसिफ साहब कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए अपना कारोबार शुरू किया कि बच्चों के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। फिर नाज़रीन, आसिफ साहब कहते हैं अंबर से कि मैं तुम्हें पैसों के लिए परेशान होता नहीं देख सकता, इसलिए मैंने ये पैसे उनके हवाले नहीं किए। अंबर कहती है कि मैं पैसों के लिए नहीं, मैं आपके लिए परेशान हूँ। आसिफ साहब कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक है, मैं बस कारोबार के लिए परेशान हूँ कि नया कारोबार है, बहुत ज़्यादा दिन हो गए नहीं गया, तो अब कारोबार के लिए परेशान हूँ कि मैं कारोबार से पे जाना शुरू करूँ। तो अंबर उन्हें सख्ती से मना करती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 2-3 दिन तक आप बिल्कुल उस तरफ नहीं जाएंगे और उसके बाद फिर मैं ख़ुद देखूँगी, मैं ख़ुद आपके साथ दुकान पर जाऊँगी। ये सुनकर आसिफ साहब पहले तो हैरान होकर अंबर को देखते हैं और फिर कहते हैं, तुम और दुकान? तो नाजरीन, बदले में फिर जवाब देती हैं अंबर कि हाँ, मैं आपके साथ कारोबार करूँगी, मैं आपके साथ दुकान पर जाया करूँगी और आपकी हेल्प करा करूँगी। तो नाजरीन, फिर आसिफ साहब देखते हैं और कहते हैं, अच्छा
तो अंबर कहती है हाँ आप देखिएगा कि हम इतनी मेहनत करेंगे मिलके, इतनी मेहनत करेंगे कि हमारा कारोबार इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और सब देखेंगे। तो आसिफ साहब कहते हैं कि तुम हो तो ज़िंदगी बहुत आसान लगती है। तो नाजरीन दूसरी तरफ आप देखती हैं कि ईमान अपनी माँ के साथ बैठी नाश्ता कर रही होती है कि जब उसकी माँ का मोबाइल बजता है और वो फ़ोन उठाती हैं तो कहती हैं हेलो क्या आपा, वो ऐसे कुछ अल्फाज अदा करती हैं। तो ईमान परेशान होकर अपनी माँ को देखती है और वो फ़ोन बंद होने के बाद ईमान के पूछने पर बताती हैं कि आसिफ भाई को गोली लग गई है। तो ईमान बहुत परेशान हो जाती है और उसकी माँ कहती है कि हमें अभी जाना होगा, मैं अभी जाती हूँ आपा की तरफ, यानी कि अंबर की तरफ। ईमान कहती है ठहरे अम्मी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो ईमान की माँ ईमान से कहती है कि नहीं बेटा तुम्हारा ऑफ़िस। तो वो कहती है कोई बात नहीं अम्मी, ऑफ़िस में कल चली जाऊंगी, आज हमारा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं फूफू की तबीयत कैसी होगी, वो बहुत परेशान होती हैं। तो आज हम उधर चले जाते हैं, ऑफ़िस में कॉल करके बता दूंगी कि इमरजेंसी है और मैं आज नहीं आ सकती। वो माँ बेटी ऐसे बातें करते हुए नाश्ता कर रही होती हैं कि और ईमान की माँ ईमान से कहती है कि अच्छा फिर ऐसा करो जावियार को जगाओ, उसे भी हम साथ लेके चलते हैं। तो ईमान अच्छा अम्मी कहकर उठ जाती है। फिर नाजरीन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ़बीहा बैठी चाय पी रही होती है और अलमीर साहब कमरे में आते हैं। अलमीर आते हैं और फ़बीहा पूछती है अलमीर तुम आज शॉप पर नहीं गए? तो अलमीर बताता है कि नहीं अब्बू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अब्बू की तबीयत ख़राब है और उन्हें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाना है और उनकी पट्टी भी रोज़ चेंज करनी होती है। तो मैं सोच रहा था कि मैं पट्टी चेंज करूँगा और अब्बू को डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। अलमीर कहता है कि मैं अब्बू का ख्याल रखूँगा और अब्बू को डॉक्टर के पास लेके जाना है, जिस पर फ़बीहा तप जाती है और गुस्से से अलमीर को खरी खरी सुना देती है। वो कहती है नाजरीन कि मेरे बाप ने तुम्हें लाखों रुपए लगा कर ऐसे ही बिज़नेस खोल कर नहीं दे दिया कि तुम आए दिन शॉप्स बंद करो, घर बैठे रहो और घर वालों की खिदमतें करते रहो। मेरे बाप ने इतना पैसा लगाया है और तुम बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे हो। इधर मुझे पैसों की ज़रूरत है, लिहाजा कि चुपचाप करो और मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस करती हूँ, तुम चुपचाप करके दुकान के लिए जाओ। तुम्हारे दोनों बड़े भाई कहाँ हैं? क्या उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है या उन्हें एहसास नहीं है, या फिर घर की सारी ज़िम्मेदारी सब घर वालों ने तुम पे डाल रखी है? अलमीर फ़बीहा की बातें सुन के बहुत परेशान हो जाता है और फ़बीहा ये कहते हुए रूम से चली जाती है कि मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस करती हूँ और तुम शॉप पे जाने की तैयारी करो। नाज़रीन इधर फिर आप देखते हैं कि आसिफ साहब सुबह का नाश्ता कर रहे होते हैं जब तो आर्यान आ जाता है। वो आके आसिफ साहब को सलाम करता है और आसिफ साहब उसे अच्छी तरह जवाब देते हुए कहते हैं कि आओ बेटा बैठो। दोनों बाप बेटा बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। आर्यान नाश्ते को देखता है और कहता है वाह अम्मी आपके हाथ के पराठे इतना अरसा हो गया मैंने नहीं खाए। तो उसकी माँ हंसते हुए कहती है हाँ हाँ ज़रूर खाओ, ये लो तुम्हारा नाश्ता। वो अपने बेटे के सामने नाश्ता निकाल के रखती है। तो और आसिफ साहब कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है अब मुझे शॉप पे जाना चाहिए। उनके बेटे कहते हैं कि अम्मी आप देख रही हैं अब्बू क्या कह रहे हैं, और इतने में आसिफ साहब अपने पाँव को मूवमेंट कर देते हैं और थोड़े से कराते हैं, जिसमें माँ और बेटा दोनों परेशान हो जाते हैं। और आर्यान एक अब्बू से फटाफट पूछता है कि अब्बू जान सब ठीक है, और अंबर भी परेशान होकर आसिफ साहब को देखती है। तो आसिफ साहब कहते हैं जी जी आप दोनों रिलैक्स रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अपने पाँव को थोड़ा मूवमेंट दे रहा था, परेशान ना हो तुम लोग। तो रेहान कहता है अपनी अम्मी से कि अम्मी अब आप देख रही हैं कि अब्बू को अभी पेन भी है और वो शॉप पे जाने की ज़िद कर रहे हैं। तो आसिफ साहब कहते हैं कि हाँ बहुत छुट्टियाँ हो गई हैं, कारोबार को ऐसे नहीं छोड़ सकते, शॉप में तो मुझे जाना ही जाना है। तो अंबर परेशान होकर आसिफ साहब को देखती है और आर्यान से कहती है कि हाँ बच्चे देख रही हूँ सुन रही हूँ, तुम्हारे अब्बू बहुत ज़िद्दी हैं और इस उम्र में ज़िद्दी ये नहीं छोड़ते। तो आसिफ साहब कहते हैं कि हाँ और मैं ज़िद छोड़ूंगा भी नहीं। तो अंबर आगे से नाराज़गी का इजहार करते हुए कहती हैं कि ना छोड़ें ज़िद्दें, किसको परवाह है। तो आसिफ साहब अंबर की प्लेट की तरफ देखते हैं और कहते हैं हाँ मुझे परवाह है, किसी को हो ना हो लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह है, ये बताओ कि तुम्हारा नाश्ता कहाँ है। तो अंबर आसिफ साहब को आंखें निकालते हुए इशारा करती हैं कि ऐसे ना कहो, आर्यान सामने बैठा है। अच्छा आर्यान कहता है ओ अम्मी सॉरी आपका नाश्ता है तो मैंने ले लिया। तो माँ थी वो कहती है कि नहीं नहीं तुम रिलैक्स होके खाओ, दोबारा बन जाएगा। तो आर्यान कहता है नहीं नहीं अम्मी आपको मेरी वजह से दोबारा नाश्ता बनाना पड़ेगा,
आप यही नाश्ता लें, कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूँगा। तो अंबर अपने बेटे से कहती है कि नहीं बेटा, तुम ये नाश्ता करो, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे बनाने में। और आसिफ साहब अपने बेटे से कहता है कि तुम खा लो, कोई बात नहीं, हम दोनों आधी आधी रोटी ले लेंगे। और अंबर हंसते हुए किचन में जाती है कि मैं चाय लेकर आती हूँ। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ़बीहा की माँ लेटी होती है और उसका बाप कमरे में आता है और फ़बीहा की माँ को देखता है तो वो बेसुध पड़ी होती है। वो उसके माथे पे हाथ रखता है और कहता है ओ आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। तो नाज़रीन, फ़बीहा की माँ को बहुत तेज़ बुखार है और उसका बाप परेशान हो रहा होता है और अपनी बेगम से पूछता है कि तुमने कुछ खाया कि नहीं। तो तस्नीम उसे बताती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, मुझसे उठा नहीं जाता और मुझसे कुछ खाया भी नहीं जाता। तो नाज़रीन, ये सारी बातें सुन के फ़बीहा का बाप बहुत परेशान हो जाता है और फ़बीहा की माँ फिर पूछती है अपने बेटे का ज़ैन कहाँ है। तो उसका बाप बताता है कि वो तो आया के पास है और बिल्कुल ठीक है, तो तुम ऐसा करो कुछ खा लो। तो फ़बीहा की माँ कहती है कि नहीं, मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। तो उसका बाप कहता है कि बेशक ऐसी हालत में कुछ खाया नहीं जाता, कुछ खाने को दिल नहीं करता, लेकिन तुम्हें अपना ख़याल रखना होगा हमारे छोटे से बच्चे के लिए। वो ये कहता है और फ़बीहा की माँ देखती रह जाती है और फिर वो कहता है कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। इधर नाज़रीन, फिर आप देखेंगे कि शाहवीर और उसकी बीवी महानूर बाहर बैठे फ्रूट खा रहे होते हैं कि जब ईमान ऊपर से अचानक फुफो बोलते हुए बाहर आती है। और जब मानूर की नज़र ईमान पे पड़ती है, ईमान ने जावियार को उठाया होता है और मानूर की नज़र पड़ते ही मानूर शावीर से कहती है कि मुझे फ़्रूट अपने हाथों से नहीं खिलाओगे। तो शावीर उसे फ़्रूट खिलाता है। शावीर को नहीं पता होता कि ईमान पीछे खड़ी है या नहीं, उसे ईमान का पता ही नहीं होता। तो नाज़रीन, जब ईमान देखती है शावीर मानूर को फ़्रूट खिला रहा होता है तो मानूर तिरछी नज़रों से ईमान को देखती है, जिससे शावीर को ऐसा महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है। जब शावीर पीछे देखता है तो वो ईमान और जावियार को देख के हैरान भी होता है और ईमान से एकदम से कहता है, ईमान जैसे कि अंदर जाने वाली होती है, ईमान को पुकारता है ईमान। तो ईमान एकदम से रुक के देखती है और पूछता है शावीर ईमान से कि तुम कब आई। तो ईमान कहती है बस अभी आई हूँ। वो ये कह के अंदर की तरफ चली जाती है और शावीर आवाज़ देता है ईमान, जबकि वो जा चुकी होती है। तो ऐसे में मानूर को बहुत बुरा लगता है और वो शावीर से कहती है कि ये यहाँ क्यों आई है, जब भी देखो तुम्हारे आगे पीछे फिरने में लगी रहती है। तो शावीर कहता है कि शायद अब्बू बीमार हैं तो अब्बू को देखने आई होगी। तो मानूर कहती है कि जो कुछ भी ये कर ले, लेकिन मैं इसे तुम्हारे करीब नहीं आने दूँगी, मैं इसकी सारी साजिशें नाकाम बना लूँगी। मानूर ऐसा बोलती है और शावीर बस परेशान होकर मानूर को देख रहा होता है कि मानूर गलत सोच रही है। दूसरी तरफ फिर नाज़रीन, आप देखते हैं कि आसिफ साहब मानूर की माँ के पास बैठे होते हैं। मानूर की माँ आसिफ साहब की खैर खैरियत पूछ रही होती है। नाज़रीन, आप देखेंगे कि आसिफ साहब ईमान की माँ से कह रहा होता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहन तुमसे कि मैं तुम्हारी बेटी का घर ना बचा सका। तो ईमान की माँ हल्का सा शिकवा करते हुए कहती है कि भाई साहब, अगर आप कोशिश करते तो मेरी बेटी का घर बच जाता। तो आसिफ साहब कहते हैं नाज़रीन कि बहुत रोकने की कोशिश की, हर मुमकिन हद तक रोका, हर मुमकिन कोशिश की, कई हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन जब शावीर ना रुका तो मैं चुप हो गया। तो ईमान की माँ फिर भी कहती है कि अगर आप मज़ीद कुछ कोशिश करते तो शायद मेरी बेटी ईमान का घर बच जाता। तो नाज़रीन, आसिफ साहब कहते हैं कि मज़ीद और मैं क्या कर सकता था बहन, जवान औलाद थी, डर लगता था कि कहीं घर से भाग ना जाए, और घर से निकल गया तो फिर मैं क्या करता। तो नाज़रीन, ईमान की माँ कहती है कि यही तो डर लगा रहता है, लड़के के माँ बाप को यही डर लगा रहता है कि वो घर से भाग ना जाए, और लड़की की माँ को या बाप को यही डर लगा रहता है कि शादी के बाद लड़की नाराज़ हो के माँ बाप के घर आ ना जाए। वो ऐसे बात करती है तो आसिफ साहब उनका मुंह देखते हैं और ईमान की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि कुछ नहीं कह सकते भाई, मुझे आपसे भी कोई गिला कोई शिकवा नहीं है, मेरी ईमान का नसीब ही शायद बुरा है, उसका मुकद्दर ही शायद ऐसा है।
تو آصف صاحب کہتے ہیں کہ بہن یقین کرو، جب سے میری بیٹی ایمان اس گھر سے گئی ہے، گھر بالکل سونا ہو گیا ہے، ویران ہو گیا ہے، گھر کا ماحول بہت خراب ہو چکا ہے، تو جیسے سب کچھ سنسان سا پڑا ہوا ہے۔ تو ایمان کی ماں چپ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میری ایمان کے مستقبل کا کیا ہوگا، کیا فیصلہ ہوگا، ایمان کے حق میں کیا ہوگا، کیا اچھا ہوگا، میری اب یہ سمجھ میں نہیں آتی میں کیا سوچوں اور کیا نہ سوچوں۔ تو آصف صاحب کہتے ہیں کہ بس مجھے لگتا ہے کہ اب اس چیز کا فیصلہ ان دونوں پر، ایمان اور شاویر پر ہی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے شاویر کو بہت سمجھایا ہے، لیکن وہ کم فہم تھا، کم عقل تھا، پھر بھی نہیں سمجھا۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کا فیصلہ ان دونوں پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے، وقت کے ساتھ دیکھیں کہ وہ اپنے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر ناظرین ادھر مانور پہنچ جاتی ہیں اپنی ماں کے پاس شکایتیں لگانے، اور بتاتی ہے کہ ایمان کو دیکھ کے شاویر ایسے بدل گیا تھا، اس سے ایسے باتیں کر رہا تھا ہنس ہنس کے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ شاویر 1 منٹ میں بدل کیسے گیا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے یہی تو میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، میری باتوں کو سمجھو۔ ایمان دیکھو، ایمان ہے تو اس کی بیوی، ایمان نے اس کو بیٹا دیا ہے، اور تم نے ابھی تک کیا دیا ہے؟ مانور پریشان ہو کے ماں کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو مانور کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں تو کہتی ہوں اب بھی ایک اچھی خاصی رقم بٹورو اور یہاں سے نکلتے چلے جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے اور تم پچھتاتی رہ جاؤ گے۔ تو مانور اپنی ماں سے کہتی ہے اماں چپ کریں، ایسا کچھ نہیں ہو۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گی کہ کچن میں عنبر اور ایمان کھڑی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور عنبر ایمان سے کہتی ہے کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی، میرے گھر کو جیسے نظر لگ گئی ہے، سب کچھ ویران ہو گیا ہے، سنسان ہو گیا ہے۔ تو ایمان کہتی ہے کہ ہاں امی، واقعی ایسا لگتا ہے کہ اس گھر کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ تو عنبر ایمان سے کہتی ہے مجھے تو یقین نہیں آتا کہ شاویر اتنا بدل جائے گا، وہ اتنا بدل گیا ہے، مجھے اب پکا یقین ہے کہ ان ماں بیٹیوں نے شاویر پر تعویذ کیے ہیں، اور تب سے اور پکا یقین ہو گیا ہے کہ جب انہوں نے مہک کو اس کام پہ لگا دیا ہے۔ تو ایمان کہتی ہے کہ امی کیا آپ ان باتوں پر یقین رکھتی ہیں؟ عنبر کہتی ہے پہلے نہیں رکھتی تھی، لیکن جب سے اب مہک کو دیکھا ہے تو یقین رکھنے لگی ہوں کہ یہ لوگ کرتی ہیں، اور انہوں نے شاویر پہ بھی جادو ٹونا کر کے اسے اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ عنبر اور ایمان یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ اوپر سے شاویر آ جاتا ہے، اور ایمان کچن سے نکلنے لگی ہوتی ہے کہ شاویر ایمان کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے پلیز مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنا بیٹا دے دو۔ ایمان کہتی ہے کہ نہیں، میں تمہیں اپنا بیٹا نہیں دوں گی۔ شاویر ایمان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں مانتا ہوں یہ میں نے بہت غلط کیا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے زاویار سے ملنے دو، میرا بیٹا ہے، میرا دل اس کے لیے تڑپتا ہے۔ ایمان عنبر کی طرف دیکھتی ہے تو عنبر کے اشارے پر ایمان زاویار کو شاویر کے حوالے کر دیتی ہے۔ ادھر سے ناظرین مانور اور اس کی ماں روم میں بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ مانور کی ماں اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم کوئی بہانہ بناؤ اور شاویر سے اچھی خاصی موٹی رقم نکلوا لو، اور مانور بدلے میں اپنی ماں سے یہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے مجھے شاویر کو کچھ پیسے دے کے اپنے ہاتھ میں کر لینا چاہیے، اسے کہوں گی کہ آن لائن کام میں پروفٹ ہوا ہے اور یہ تمہارا حصہ ہے، میں اسے تقریباً 4 لاکھ روپے دے دیتی ہوں۔ مانور کی ماں اس بات پہ منہ تو بنا لیتی ہے، وہ دونوں ایسے باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ جب شاویر زاویار کو لے کر کمرے میں آتا ہے اور اپنے بیٹے سے لاڈ کرتا ہے۔ شاویر کو دکھانے کے لیے مانور اور اس کی ماں بھی زاویار سے لاڈ کرتی ہیں، اور مانور کی ماں 500 روپیہ نکال کے زاویار کے سر سے وارتی ہے، اور جب شاویر کہتا ہے ہاتھ بڑھاتا ہے کہ میں کسی کو دے دوں گا، تو یہ مانور کی ماں اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، میں خود ہی کسی فقیر کو دے دوں گی۔ اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ زاویار کو کتنا کھلاتا ہے یا اس پہ کتنی جان دیتا ہے، دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں اور شاویر سے کہتی ہیں کہ اسے بھوک لگی ہے تو تم ایسا کرو، اس کو اس کی ماں کے حوالے کر آؤ۔ شاویر کہتا ہے ہاں میں اسے لے کر جاتا ہوں۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ فبیہہ کا باپ اسے کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہاری ماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تمہاری ماں بہت بیمار ہے، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں اور اس کے کچھ ٹیسٹ بھی کرواتا ہوں، تو تم ایسا کرو کہ جب تک تمہاری ماں ٹھیک نہیں ہو جاتی تم اپنے چھوٹے بھائی حمزہ کو اپنے پاس رکھ لو۔
फबिया बाप की बात सुन के परेशान हो जाती है और कहती है कि हाँ, हमज़ा को तो मैं रख लूँगी और ऐसा ही ख्याल रखूँगी कि जैसे मैं अपने बेटे अरहम का रखती हूँ, तो आप हमज़ा के लिए परेशान बिल्कुल ना हों। और दूसरी तरफ पूछती है कि आखिर मम्मा को हुआ क्या है, तो इसका बाप बताता है कि कुछ कह नहीं सकते, रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा। इधर नाजरीन, ईमान की दोस्त फ़िज़ा उसे कॉल करती है और मुबारकबाद देते हुए बताती है कि वो टेंडर हमें मिल चुका है और बॉस ने तुम्हारे लिए गाड़ी करवा ली है गिफ्ट के लिए, तो तुम आज क्यों नहीं आई। तो इसने बताया कि ऐसे घर में इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं ना आ सकी, खैर मैं कल आऊँगी। ईमान बहुत खुश होती है और मोबाइल रख के शाविर के पास जावियार को लेने जा रही होती है कि रास्ते में शाविर उसे मिल जाता है और ईमान शाविर से कहती है कि मैं अपना बेटा लेने आई हूँ। तो शाविर कहता है हाँ, मैं इसे देने ही आ रहा था। और ईमान बेटा लेके जैसे मुड़ती है तो शाविर ईमान का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इधर रह जाओ हमेशा के लिए। मैं मानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन दूसरी शादी की, कुछ गलत तो नहीं किया। तो ईमान शाविर को कहती है कि मोहब्बत में बेईमानी करना गुनाह होता है, मेरा हाथ छोड़ो। इधर नाजरीन, ईमान के वालिद साहब घर आते हैं और पूछते हैं कि कहाँ गई ईमान और तुम्हारी माँ। मुस्कान बताती है कि वो आसिफ अंकल को गोली लगी तो उनको देखने गए। पहले तो वो भी थोड़ा गुस्सा होते और कहते हैं क्यों गए, क्या फ़ायदा। तो उसने बताया कि ऐसे, फिर वो परेशान हो जाते हैं मुस्कान के वालिद भी, और बाद में आसिफ साहब के लिए दुआ करते हैं। तो दूसरी तरफ आप देखेंगी कि हमज़ा को लाने के बाद हमज़ा और फबीहा का बेटा बहुत रो रहे होते हैं और महक दरवाज़े के पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ, ये क्यों इतना रो रहे। तो फबीहा महक से कहती है कि भाभी अरहम नहीं, ये हमज़ा बहुत रो रहा है। तो महक के कहने पे कि मैं कुछ मदद करूं, तो फबीहा कहती है हाँ प्लीज़ आप हमज़ा को चुप करवा दें। तो महक के उठाते ही गोद में हमज़ा बिल्कुल चुप हो जाता है और महक के साथ खेलना शुरू हो जाता है, जिसे देख के फबीहा हैरान भी होती है और ख़ुश भी होती है कि महक भाभी ने साथ दे दिया और वो हमज़ा को चुप करवाने में कामयाब हो गई। तो इधर आप नाजरीन, फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फबीहा के अब्बू उसकी अम्मी के लिए सूप बना कर लाते हैं और उसे सूप पीने पर ज़ोर देते हैं। तो फबीहा की अम्मी कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ये सूप नहीं पी सकती। उसके अब्बू कहते हैं कि ये पी लो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है, और सबसे अहम बात कि हमज़ा के लिए तुम्हारी सेहतमंद होना हमारा बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, इधर देखते हैं मुस्कान के अब्बू घर आते हैं और मुस्कान की अम्मी को आवाज़ देते हैं जो कि सामने नहीं होती। फिर उसके बाद वो ईमान को आवाज़ देते हैं और ईमान भी सामने नहीं होती। तो नाजरीन, वो मुस्कान को आवाज़ देते हैं और कहते हैं मुस्कान सामने आओ। जब मुस्कान अपने अब्बू के सामने आती है, सलाम के बाद मुस्कान पूछती है कि जी अब्बू। तो ईमान के अब्बू पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ और बहन कहाँ हैं। तो मुस्कान बताती है कि वो दोनों फुफ्फो के घर गई हुई हैं। पहले तो उनका मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है, फिर मुस्कान के बताने पर कि आसिफ अंकल को गोली लग गई है तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन जैसे ज़ाहिर नहीं करते। मुस्कान बताती है कि फुफ्फो की कॉल आई थी और उन्होंने बताया कि आसिफ अंकल को गोली लग गई है। ख़तरे वाली कोई बात नहीं, गोली पाँव को छू के निकल गई। तो वो कहते हैं अच्छा चलें ठीक है। और फिर उसके बाद कहते हैं, मुस्कान अपने अब्बू से कहती है कि अब्बू आप नहीं जाएंगे। तो मुस्कान के अब्बू कहते हैं कि नहीं बेटा, जब कहीं दिल ना मिले तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और मुस्कान से कहते हैं कि तुम ऐसा करो, कहीं जा रही हो। तो मुस्कान अपने अब्बू से झूठ बोल देती है कि हाँ मैं दोस्त की तरफ जा रही हूँ। तो मुस्कान के अब्बू कहते हैं कि फिर ऐसा करो, मुझे एक कप चाय पिला दो और फिर उसके बाद तुम बेशक चली जाना। मुस्कान अपने अब्बू से कहती है कि अब्बू मैं ऐसा करती हूँ, आपको खाना खिला देती हूँ तो उसके बाद मैं चली जाऊँगी। तो मुस्कान के अब्बू कहते हैं नहीं बेटा, मेरे सर में दर्द है और मैं थका हुआ हूँ, मुझे खाने की तलब नहीं है, बस तुम एक कप चाय बना दो और फिर बेशक चली जाओ अपनी दोस्त के घर। मुस्कान जी अब्बू कह के अपनी दोस्त किचन में चली जाती है और अब्बू के लिए चाय बनाने लग जाती है। नाज़रीन, फिर इधर आप देखेंगे कि बच्चों के रोने की आवाज़ सुन के महक फबीहा के कमरे के पास आती है और दरवाज़े को नॉक करती है। नॉक करने के बाद फबीहा पूछती है कि कौन है। तो महक कहती है मैं हूँ फबीहा। तो फबीहा कहती है भाभी अंदर आ जाएं। जब महक अंदर आती है और वो पूछती है कि ये अरहम इतना क्यों रो रहा है, तो फबीहा बताती है कि नहीं भाभी, अरहम नहीं, ये हमज़ा रो रहा है। असल में मेरी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो अब्बू हमज़ा को यहाँ ड्रॉप कर गए हैं मेरे पास,
کہ جب تک امی ٹھیک نہیں ہوتی تو میں حمزہ کا خیال رکھوں گی، لیکن بھابھی یہ بہت رو رہا ہے اور میں پریشان ہوں، اور اس کا رونا سن کے حمزہ بھی رو رہا ہے۔ تو فبیہہ مہک کو حمزہ پہ لاڑ آتا ہے اور وہ کہتی ہے فبیہہ اگر تم اجازت دو تو میں تمہاری ہیلپ کروں۔ فبیہہ کہتی ہے جی بھابھی ضرور، کیوں نہیں، آپ ایسا کریں کہ حمزہ کو چپ کروا دیں۔ فبیہہ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوتا ہے اور بھابھی سے کہتی ہے کہ آپ حمزہ کو چپ کروا دیں۔ جب مہک بھابھی حمزہ کو اٹھاتی ہے اور حمزہ مہک بھابھی کی گود میں آ کے ایک دم سے چپ کر جاتا ہے اور مہک کو بھی کچھ اچھا سا محسوس ہوتا ہے۔ مہک حمزہ کو لاڈ کرتی ہے اور حمزہ مہک کی گود میں آ کے جیسے پرسکون ہو جاتا ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے۔ اور فبیہہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ تو بالکل بھی چپ ہو گیا ہے، نہیں رو رہا۔ بھابھی کے اٹھاتے ہی حمزہ بالکل چپ ہو گیا، تو وہ ایک نظر حیران ہو کے بھابھی کو دیکھتی ہے اور پھر ساتھ حمزہ کو بھی دیکھتی ہے، اور پھر دوسرے پل ہلکا سا مسکرا دیتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اسے تسلی ہو جاتی ہے کہ بھابھی حمزہ کو سنبھال لیں گی اور اس کی مدد بھی کر دیں گی، اس سے زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لحاظ سے وہ تھوڑا ریلیکس ہو جاتی ہے حمزہ کو لے کے۔ ادھر ناظرین آئے دن ماہنور کی ماں کے لالچ بڑھتے جائیں گے اور اس کی ہوس بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ آئے دن ماہنور سے کہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ شامیر سے نکلوا لو، اور وہ ان دنوں یہی زور دے رہی ہے۔ وہ ابھی بھی ماہنور کو جب ملتی ہے اور کہتی ہے کہ تم شامیر سے ایک موٹی اور اچھی خاصی رقم نکلوا لو، تو ماہنور کہتی ہے ہاں مما ٹھیک ہے۔ وہ جب یہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کمرے میں آتی ہیں تو بیٹھتی ہیں، اور پھر ماہنور کچھ سوچ کے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی ہے کہ مجھے اپنے پیسوں میں سے 4 لاکھ تقریباً شاویر کو دے دینے چاہیے کہ اس کا موڈ بہتر ہو جائے۔ تو اس کی ماں پیسوں کا سن کے منہ بنا لیتی ہے، کیونکہ اس کی ماں کو پیسہ دینا بہت برا لگتا ہے۔ اسے تو جسٹ پیسہ لینا آتا ہے، دوسروں سے نکلوانا آتا ہے۔ وہ منہ بنا کے، اس کا دل ہوتا ہے ماہنور کو منع کرے، لیکن اس وقت وہ منع نہیں کر پاتی، کیونکہ جیسے یہ دونوں بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اوپر سے شاویر آ جاتا ہے زاویار کے ساتھ۔ اچھا، تو ماہنور زاویار کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے شاویر یہ کتنا کیوٹ ہے، بالکل تم پہ گیا ہے۔ شاویر کہتا ہے ہاں میں بھی کیوٹ ہوں، یہ واقعی مجھ پہ گیا ہے۔ تو ماہنور کہتی ہے ہاں تم کیوٹ ہو، تبھی تو میں نے تم سے شادی کی ہے، ورنہ میرے لیے لڑکوں کی کمی نہیں تھی۔ یہ بات سنتے ہی شاویر نارمل انداز میں کہہ دیتا ہے کہ ہاں مجھے بھی لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ یہ سنتے ہی ماہنور کو کچھ برا لگتا ہے، اور وہ غصے سے جیسے ہی کچھ کہنے والی ہوتی ہے، اس کی ماں اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے لاؤ ادھر دکھاؤ، ہاں یہ کتنا پیارا بچہ ہے زاویار، بالکل اپنے بابا پہ گیا ہے، اور اپنی پیسے نکال کے زاویار کا سر سے وارنے لگتی ہے۔ اور جب شاویر ہاتھ بڑھاتا ہے صدقے کے پیسے لینے کے لیے کہ باہر فقیر کو دے دوں گا، تو اس کی ماں کہتی ہے ماہنور کی کہ نہیں بیٹا رہنے دو، میں خود کسی فقیر کو دے دوں گی، اس کا دینے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ ادھر ناظرین آپ دیکھتی ہیں کہ ماہنور شاویر سے کہتی ہے کہ شاویر جو آن لائن کام کر رہے تھے اس میں پروفٹ آیا ہے، تو تم مجھ سے پیسے لے لینا 4 لاکھ روپے۔ شاویر ہنستے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اور پھر دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا منہ دیکھتی ہیں، اس کی ماں کو کچھ برا لگتا ہے، غصہ آتا ہے، تو وہ ماہنور کو آنکھیں نکال رہی ہوتی ہے۔ اس دوران جب شاویر زاویار کو لاڈ کر رہا ہوتا ہے اپنے بیٹے کو، تو اس کی ساس کہتی ہے، ماہنور کی ماں شاویر سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے اسے بھوک لگی ہے، تم جاؤ اسے ایمان کو دے آؤ، کیونکہ ان دونوں ماں بیٹیوں سے شاویر کا اپنے بیٹے کے ساتھ لاڈ کرنا ان دونوں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تو ماہنور کی ماں یہ بات بناتے ہوئے شاویر کو کہ زاویار کو بھوک لگی ہے، جاؤ ایمان کو دے آؤ، اٹھا کے بھیج دیتی ہے۔ شاویر بھی کہتا ہے ہاں مجھے لگتا ہے اب زاویار کے بھوک کا ٹائم ہے، تو میں اسے ایمان کے حوالے کر کے آتا ہوں۔ تو ناظرین ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ شاویر کے دل میں ایمان کے لیے کچھ نہ کچھ نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ آگے پیچھے ہوتے ہوئے ایمان کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ ایمان کو 1-2 دفعہ پہلے کال بھی کر چکا ہوتا ہے، جو ایمان اٹھا کے اور سمپل سی بات کہہ کے بند کر چکی ہوتی ہے۔ شاویر کو اب ایمان کی قدر آ رہی ہوتی ہے، اسے اس کی یاد ستا رہی ہوتی ہے۔ جب ماہنور شاویر سے بدتمیزی کرتی ہے، اس کے ساتھ اس کے کام نہیں کرتی، اسے کھانا ٹائم پہ نہیں دیتی،
इनफैक्ट उसका कोई काम नहीं करती और शाबिर बाहर से के काम करके जब घर आता है और घर के काम करता है या खाना मांगता है उसे नहीं मिलता तो शाबिर के गुस्सा करने पे मानूर बदतमीज़ी करती है। तो इस दौरान शाबिर कहता है कि जब मैं काम करूँगा बाहर के और घर वापस आऊँगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा तो मैं शोर करूँगा, मैं गुस्सा करूँगा। वो ईमान के बारे में सोचता है कि ईमान के होते हुए मुझे कभी भी खाना मांगने की ज़रूरत पेश नहीं आई। तो नाजरीन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुस्कान राहिम के साथ जाती है खाने पर